आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एग्रीकल्चर इंडिया में कितना होता है, कितने लोग करते हैं, हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में कितने परसेंटेज लैंड पर एग्रीकल्चर होता है। सबसे पहला चीज, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में 20%। इंडिया के लगभग 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। एनी हाउ वो अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को क्रॉपिंग करते हैं। ठीक, आगे है कि इंडिया का जो टोटल लैंड है उस पर जैसे कि 1.4 मिलियन यानी 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया का लैंड है उस पर कल्टीवेशन होता है। ओके, एग्रीकल्चर जो होता है मान के चलिए तो 52% लोगों को ये जॉब देता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं एग्रीकल्चर का क्या काम होता है, वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है और बहुत सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है हमें। तो ये रहा थोड़ा सा एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन। बाकी इसके टाइप्स और इसके अलग अलग फीचर्स हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड है कमर्शियल फार्मिंग। देखिए एक चीज, एग्रीकल्चर जो है ना ऐसा नहीं है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में ना बीचों बीच होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी और बड़े सिटीज का होता है। ये कहाँ होता है एग्रीकल्चर? मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर हैपेंस इन द रूरल एरियाज। फार्मिंग जो होता है वो अलग अलग वेरीज करता है, जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग से हम लोग कमर्शियल फार्मिंग आ गए। अब सबसिस्टेंस क्या होता है और कमर्शियल क्या होगा ये हम लोग भी आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग ये तीनों टाइप्स के फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा कि लैंड रिफॉर्म इन इंडिया ये क्या है। देखिए, जब अंग्रेज हमारे देश में आए हुए थे तो उस समय क्या था, राजा महाराजा का शासन था। तो जो लैंड था ना वो किसी एक व्यक्ति का नहीं था। जैसे ठीक है, जैसे कि गांव में आपको एक दिन एक एग्जाम्पल बताए थे, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, पंचायत भवन हो गया, ये क्या होता है एक पूरी कम्युनिटी का होता है। ठीक है, सब लोग उसको अपने अपने के लिए यूज करते हैं। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, अब किसी का शादी हुआ तो सब लोग वहां पे बारात लेकर जाते हैं। ठीक है, बारात रात में लगाते हैं ना। तो उसी तरह से जो पंचायत भवन है उस पर किसी को कुछ करना है काम वो अपना कर लेता है। तो लैंड भी होता था, वो कमर्शियल था लेकिन वो इंडिविजुअली लोग उसको यूज करते थे। हम जो तो अंग्रेज जब आए ना तो उसको इंडिविजुअली कर दिए। उसके लिए क्या हुआ, उनको फायदा थोड़ा सा इकोनॉमिक बेनिफिट था इसलिए। तो लैंड जो था वो इंडिविजुअली हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या हुआ कि लैंड जो था ना वो जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उनके पास लैंड अधिक था। ठीक है, जब तक अंग्रेज शासन की तब तक लैंड जो था वो काफी कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा संख्या में हो गया। काफी ज्यादा जो एरिया था वो सिर्फ बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके पास कवर हो गया, मतलब छोटे किसानों के पास या अदर्स लोगों के पास लैंड नहीं था। उसके लिए लैंड रिफॉर्म लाया गया कि सबको लैंड दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और फीचर्स आगे पढ़ेंगे कि इसको हमने क्यों एग्जाम्पल आप लोगों को बताया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब तीन टाइप का फार्मिंग है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग्स। इसमें देखेंगे हम लोग कि प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होता है। ये छोटे जो लैंड होता है ना उसको कवर करता है, पहला चीज। सेकंड चीज कि इसमें जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्या क्या हम लोग टूल्स यूज करते हैं उसमें ना फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग जो होता है ना वो मानसून पर डिपेंड होता है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि इंडिया जो है काफी ज्यादा मानसून पर डिपेंडेंट होता है। और क्या होता है कि उसके लिए नेचुरल फर्टिलिटी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम लोग में कुछ उसमें ना इंसेक्ट्स वगैरह डालकर या फिर क्या बोलते हैं कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज कर कर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। मतलब फर्टिलिटी जो होता है सॉइल का वो अच्छी होनी चाहिए एनी हाउ। ठीक, नेक्स्ट है कि क्रॉपिंग उस एरिया पे होता है जहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छा होता है, जहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है। जैसे कि जो प्लांट ठंडी में उगाना होता है तो उसको हम लोग गर्मी में नहीं उगा सकते हैं क्योंकि वो क्रॉप वहां पर नहीं हो पाएगा ना। जैसे गोभी है, फूल गोभी, फूल गोभी क्या होगा ठंडा में होगा ना, गर्मी में तो होगा नहीं। ठीक है, बात को समझिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और है।
ये स्लैश एंड बर्न क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक फील्ड है, ठीक है, सपोज कि फर्स्ट फील्ड है, इस फर्स्ट फील्ड पे हम लोग 5 साल तक खेती किए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग 5 साल बाद इस फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड पे चले गए, दूसरे खेतों में जाकर खेती करने लगे, ठीक। पहले वाले को छोड़ दिए। ऐसा क्यों किया हम लोग? इसकी जो फर्टिलिटी है ना सॉइल की, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग दूसरे वाले पे चले गए। दूसरे वाले जो जंगल था यहाँ पर, इसको काट कर हम लोगों ने खेत बनाया, इस पर हम लोग खेती किए, ठीक। इसका मतलब होता है स्लैश एंड बर्न, ठीक है। हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो धान और गेहूं का ठुट्ठी होता है जिसको बोलते हैं, जो खेतों में बच जाता है, उसको हम लोग जला देते हैं, ठीक है। तो उससे भी फर्टिलिटी क्या होता है, काफी ज्यादा खत्म हो जाता है, लॉस होता है, ठीक। एक नंबर देखते हैं हम लोग। ए पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय स्लैशिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। द एश इज then mixed with the soil and the crops. When the soil loss is fertility, the land abandoned and the cultivator moves to a new plot. सेम चीज है जो हमने कंसेप्ट बताया कि एक लैंड छोड़कर दूसरे लैंड में चले जाते हैं। जी नंबर देखते हैं। द फाइनल आउटपुट ऑफ द फार्मिंग टेक्निक इज जस्ट इनफ फॉर द फैमिली। देखिए, इसको बोलते हैं सबस्टेंशियल फार्मिंग। मतलब कि किसी को एक घर चलाने के लिए, ठीक है ना, इतना काफी होता है। कमर्शियल के नहीं, उसको सेल नहीं करना होता है, अपने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, अपने घर में सब्जी खाने के लिए हम लोग उसको उगाते हैं। तो स्लैश एंड बर्न को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग का सिंपल मतलब, शिफ्ट का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, शिफ्ट हो गए हम लोग, उसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। आई नंबर में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन, हाँ, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर डायग्राम में नीचे दिया होगा, पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, एक थोड़ा सा केस स्टडीज है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। रांझा नाम की एक लड़की रहती है असम में। सुनो जी, इधर कोई इधर तो ध्यान नहीं देकर करेगा, लोग सब लोग स्टोरी पे ध्यान देगा। रांझा नाम की असम में एक लड़की रहती है, ठीक है। तो उसकी फैमिली क्या करती है, स्लैश एंड बर्न वाला काम करती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, एक लैंड से दूसरे लैंड पर चली जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लड़की को ये बात नहीं पता होता है ना कि कितना इन्वायरमेंट का लॉसेस हो रहा है, ठीक है। ये चीज है कि उसकी फैमिली हमेशा हर 2 साल 3 सालों पे चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। वो बच्ची छोटी होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो लॉस हो रही है। हम लोग उसमें क्या करें, ठुट्ठी में उसको जो होता है उसमें जला देते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल सही, उसको जला देते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक डायग्राम आप लोग को दिखेगा जो स्लैश एंड बर्न का एग्जाम्पल है, कि हम लोगों ने एक फील्ड से को जलाकर दूसरे फील्ड में हम लोग शिफ्ट हो गए, ये वाला एग्जाम्पल में देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या होता है। अब देखिए, उस वाले में क्या था कि वो सेल्फ के लिए, मतलब छोटे से लैंड पे उसको हम लोग क्रॉपिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा बड़ा लैंड पे हम लोग क्रॉपिंग करेंगे। बी देखते हैं, इसमें क्या होगा कि ज्यादा लेबर्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है ना। जब छोटा होगा तो घर के 2-4 लोग जाकर खेती कर लेंगे, और बड़ा होगा तो ज्यादा लेबर्स भी चाहिए, ठीक है। सी नंबर में कि पॉपुलेशन का प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक फील्ड पे काम करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला गया पॉपुलेशन प्रेशर। डी नंबर में है इट इज ए लेबर इंटेंसिव, मतलब ये पूरा जो एग्रीकल्चर होता है ना, ये लेबर पे डिपेंडेंट होता है। इन नंबर में देखते हैं दिस इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ यूज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन। अब देखिए, जब छोटा लैंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एक लैंड से दूसरे लैंड पर चले गए। लेकिन जब बड़ा लैंड पे होता है खेती, तो उसके लिए मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाना। नेक्स्ट देखते हैं, अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है। पहला है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो आपको हम अंग्रेज वाला एग्जाम्पल बताएं, अब उसको हम लोग राइट ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेट करेंगे। कैसे, देखिए, तो इसमें ए नंबर में दिया गया डिवीजन ऑफ लैंड। अब जैसे किसी एक मनी लेंडर के पास, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा में लैंड है, तो जब लैंड रिफॉर्म लाया गया, भारत सरकार ने लाया ना, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी लाया, तो उस लैंड को टुकड़े टुकड़े में बांटकर, और जिनके पास लैंड नहीं था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या हुआ, मार्जिनलाइजेशन ऑफ लैंड हुआ, लैंड का डिवीजन हुआ। बिल्कुल सही बात। यही चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, समझे।
अब जो फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं, तो उससे क्या हुआ कि वो एक छोटे से लैंड में अच्छी से खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते थे। नेक्स्ट है देयर इज ए ह्यूज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड पर अब वो ह्यूज प्रेशर कैसे होता है, ठीक है। आज के डेट में क्या है, कोरोना काल में सब लोग बाहर से आ रहे हैं ना, दूसरे स्टेट से अपने होमलैंड पे आ रहे हैं, अपने घर पे आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अब वो बाहर किसी कंपनी में सब कुछ काम करते थे, अब घर पर आएंगे तो क्या करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक छोटे से लैंड पे पहले उनके फैमिली वाले खेती करते थे, लेकिन अब वो भी आ गए उसी वाले लैंड पे वो भी खेती करेंगे, तो लैंड पर प्रेशर हुआ ना। हाँ, अब क्या होगा, एक छोटे से लैंड में अधिक लोग उस पर काम कर रहे हैं। सपोज कि एक लैंड पर 2 लोग चाहिए खेती करने के लिए, लेकिन अब उस पर 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक। हाँ, तो अब क्या होगा, लोगों को लाइवलीहुड में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दोनों में कॉमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो अक्टूबर और दिसंबर के महीने में होता है उसको बोलते हैं रबी, और रबी क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग होती है वो अप्रैल से जून महीने में होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब 70% हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, तो आपके फैमिली वाले भी या फिर किसी ना किसी तरह से उससे रिलेटेड होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सा क्रॉप होता है, तो वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड ऑयल सीड्स इटीसी। अब ये कौन कौन से रीजन में होते हैं इंडिया के, ठीक है। तो पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर रबी की क्रॉप्स की खेती की जाती है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, वीट है, ये मस्टर्ड है, ये पीज है, ओके, सेम चीज है। आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं खरीफ क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स होते हैं, मतलब कि जैसे मानसून आता है, मानसून कब आता है, तो जुलाई और सितंबर में लगभग आता है, जुलाई के मिड में या सितंबर में, सितंबर में तो नहीं, जुलाई में ही आ जाता है, और अक्टूबर तक ही, अक्टूबर नवंबर तक मानसून रहता है, ठीक है। तो जैसे ये मानसून आता है वैसे खरीफ क्रॉप्स हम लोग उसका क्रॉपिंग करते हैं, और जैसे रेन के बाद ना, बारिश के बाद इसका हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। इसको हम लोग दूसरा नाम, जैसे रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा, समर क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक। अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, जैसे कि राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जूट, ठीक है। अब इसका रीजन्स जो होता है वो सिंपली देख लेते हैं, सिंपल सिंपल सा है, ज्यादा नहीं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाले जो रीजन होता है वहां पर पैडी की खेती किया जाता है, उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, आप लोग वहां पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे देखते रहिएगा आप लोग। जेड, ये क्या होता है, अब जो रबी और खरीफ के बीच का जो सीजन बचता है, ठीक है, उस वाले सीजन में क्या होता है, सीजन में कि खेतों में कुछ नहीं रोपा जाता है, ठीक है, खेत खाली होता है, तो उसमें हम लोग कुछ क्रॉप्स लगा देते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, अदर वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स। जो शुगर केन होता है वो इस सीजन में लगाया जाता है, लेकिन उसको कंप्लीट होने में पूरे 1 साल लग जाते हैं, उसको ग्रो करने में और उसके हार्वेस्टिंग होने में, ठीक है। ये पूरे होते हैं जेड क्रॉप्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जेड क्रॉप्स का वहाँ पर लिखा गया सेम चीज है, यहाँ पर डायग्राम भी एडेड किया गया आप लोग के लिए। नेक्स्ट होता है जेड क्रॉप्स का भी यहाँ पर डायग्राम ऐड किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो चीज बोले थे स्क्रीनशॉट के लिए, देखिए सबको यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग याद कर ही लेंगे एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो स्लैश एंड बर्न होता है, ठीक है, तो उसको अलग अलग डिफरेंट नेम से इंडिया और वर्ल्ड में जाना जाता है, आप लोग देख सकते हैं। आगे है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में क्या होता है, सीधी सी बात है, जो क्रॉप्स लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक, जो क्रॉप्स हम लोग खाते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं ग्रेन्स, मेजर क्रॉप्स, ठीक। नेक्स्ट होता है क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक। अब जो होता है नॉन फूड क्रॉप्स, जो हम लोग खाने के लिए नहीं बनाते, जैसे कि कपड़े बनाने के लिए कॉटन चाहिए, फाइबर चाहिए, ओके, वो सब होते हैं, रबर चाहिए ना,
फाइबर्स क्रॉप जो होते हैं वो होते हैं नॉन क्रॉप्स। ग्रेन्स का आप लोग ने जान ही गया। ओके, हम लोग एक एक क्रॉप्स करके सबके बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। पहला हम लोग आते हैं फर्स्ट राइस। राइस क्या होता है? ये एक स्टेपल फूड है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि सबसे अधिक चावल का, राइस का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ये एक प्रकार का खरीफ क्रॉप्स है जिसको क्या चाहिए? काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो इसका सिंपल से मतलब है कि ये ठंडे वाले रीजन में नहीं होगा, ठीक है, या फिर जब इंडिया में ठंड होता है, ठीक है, उस टाइम ये पर ये इसका खेती नहीं किया जा सकता है। इसके लिए रेनफॉल भी काफी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस किस रीजन में इन चावल को क्रॉपिंग किया जाता है। पहला है नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख ही चुके हैं पीछे। कोस्टल एरियाज में, यानी कि इंडिया का जो कोस्टल एरियाज है, जो समुद्र से एरिया लगा हुआ है, वो होता है कोस्टल एरिया। और होता है डेल्टिक रीजन। वो क्या होता है कि जहां पर आप लोग हम बता भी चुके हैं, जहां पर वाटर रिवर से आते हुए समुद्र में गिरता है तो वहां पे एक ट्रायंगल शेप का आकार बनता है, उसको बोलते हैं डेल्टिक रीजन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क एंड कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस एंड एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जहाँ पर इरिगेशन कैनाल जो होता है काफी अच्छा होता है, जो मतलब कि इरिगेशन कैनाल का मतलब कि जो नदी से बड़े बड़े रिवर या स्मॉल रिवर से नहर होकर गुजरती हैं और खेतों में तक जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी तो काफी अच्छी मात्रा में होती है। जहाँ पर ट्यूबवेल्स होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, समरसेबुल पंप वगैरह, जिससे पानी निकाला जाता है सिंपल भाषा में बोले तो। और ये सारे रीजन है जहाँ पर इसको खेती की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये रीजन्स हैं जहाँ पर इंडिया का, जहाँ पर राइस अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन इसका होता है, जिस वजह से इंडिया क्या है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर प्रोडक्शन में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है व्हीट। ये क्या है? ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। फर्स्ट क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं राइस। यस, मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में राइस के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। इसको रेनफॉल चाहिए 50 टू 75, राइस वाले में कितना चाहिए था? 100। अब हम लोग देखेंगे इसकी कटाई कब की जाती है, तो जब धूप काफी अच्छी मात्रा में होता है, मतलब कि गर्मी वाले सीजन में। और जो इसके इम्पोर्टेंट रीजन होते हैं, गंगा सतलज प्लेन, ब्लैक सॉइल रीजन इन दक्कन, ठीक है। और किन किन ये स्टेट में इसको क्रॉपिंग किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट्स में इसकी क्रॉपिंग की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि वीट इंडिया के किस किस रीजन में पाए जाते हैं। डायग्राम के जरिए आप लोग देख रहे होंगे, ठीक, जो सारे स्टेट्स हैं उसी के इर्द गिर्द ये सारी क्रॉपिंग वीट की जाती है। अब हम लोग देखेंगे मिलेट। मिलेट में कौन कौन से क्रॉपिंग आते हैं, जैसे कि ज्वारा, बाजरा, रागी, ये तीनों क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग होते हैं मिलेट्स में। अब जो मिलेट्स होते हैं इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। अब ये जैसे कि ये आयरन में, कैल्शियम में और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें काफ़ी रिच होते हैं, ठीक, मतलब अच्छी मात्रा में ये पाई जाता है। ये किस रीजन में पाया जाता है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सबसे अधिक मात्रा में कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या होता है, रागी के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये किस रीजन में होते हैं और इनके लिए कौन सी सॉइल चाहिए होती है, तो ये ड्राई रीजन में होते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ ही चुके हैं, रेड सॉइल, ब्लैक, सैंडी, लोमी और सैलो सॉइल में पाया जाता है। नीचे आप लोग रागी का डायग्राम भी देख रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग देख रहे होंगे, वो क्या है, ज्वार। ये क्या है? ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रॉप, जो कि ये कौन कौन से रीजन में होते हैं? महाराष्ट्र वाले रीजन में। इसके लिए क्या चाहिए होता है? पानी थोड़ा अच्छी मात्रा में चाहिए होता है।
महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक क्रॉपिंग किया जाता है, उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड देन लास्ट में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बाजरा। ये जो होता है ना, ये सैंड सॉइल पे और सैलो ब्लैक सॉइल पे आप लोग पढ़े ही होंगे लास्ट लेक्चर में, और इसके लिए राजस्थान जो होता है वो काफी अधिक मात्रा में इसका प्रोडक्शन करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेज। ये क्या होता है? यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। फूड क्या होता है? देखिए, जो ह्यूमंस के द्वारा क्रॉप्स कंज्यूम किया जाता है उसको बोला जाता है फूड, और जो क्रॉप्स स्पेशली मतलब कि एनिमल्स के लिए, जैसे कि हम लोग घास लगाते हैं तो जानवरों के लिए लगाते हैं, उसको बोलते हैं फॉडर क्रॉप्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर? आगे देखते हैं हम। खरीफ क्रॉप्स विच रिक्वायर टेम्परेचर, इसके लिए कितना टेम्परेचर होता है? 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। जितने भी, ठीक है ना, आप लोग उसको क्लासिफाई कर लेंगे, मेज के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, वीट के लिए कितना चाहिए, राइस के लिए कितना चाहिए, समझ रहे हैं? इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद करने में ना काफी ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये, हाँ, ये कौन सा सॉइल में पाया जाता है? तो ये एलुवियल सॉइल में मिलता है। कौन से राज्य में होता है? तो ये मोस्टली बिहार में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स ना, मतलब कि जो केमिकल्स होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं, इरिगेशन का, अच्छी वाली इरिगेशन का हम लोग यूज करते हैं ना, ताकि उनको पानी अच्छी मिलती रहे, ठीक। अभी किस किस रीजन में होते हैं? तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले रीजन में ये काफी अच्छी अमाउंट में मिलते हैं, इसको ग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पल्सेस, मतलब कि दाल। इंडिया जो होता है ना, इसके लिए लार्जेस्ट कंज्यूमर है दाल का पूरे वर्ल्ड में। चावल क्या होता है? हम लोग सेकंड लार्जेस्ट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और दाल को क्या करते हैं? सबसे लार्जेस्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, सबसे अधिक लार्जेस्ट। प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है। हम सबके घर में दाल के साथ चावल और चावल के साथ दाल भी बनता है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं दाल के, वो भी आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अरहर, उसको तुर बोलते हैं, उर्द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम्स। अब देखिए, पल्स जो होता है ना, उसके लिए वाटर कैसा चाहिए होता है? क्या अधिक चाहिए होता है? जी नहीं। उसके लिए वाटर जो होता है ना वो कम चाहिए होता है, मतलब कि वो ड्राई वाले रीजन में भी हो जाते हैं, उनकी क्रॉपिंग हो जाती है। तो उसके लिए रीजन कौन कौन से हैं? तो जहाँ पर वाटर की मात्रा या तो एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो, वहाँ भी हो जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वाले रीजन में, ओके। अच्छा, एक और ये काम करता है, देखिए आप लोग यहाँ पर, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, अगर एक दाल को, अरहर दाल को, जो तूर होता है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे जो पल्सेस होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में को रिस्टोर करने में, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, वो है शुगर केन। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन कौन से होते हैं। इसकी जो टेम्परेचर होता है वो भी 21 पॉइंट से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अच्छा, अब और किसका होता है? तो मेज का और जौरा का जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो सेम चाहिए होता है, ठीक है। इसमें रेनफॉल कितना होता है, चाहिए होता है? तो 75 टू 100, मतलब कि एवरेज जितना राइस वाला में चाहिए होता है ना, राइस वाले में कितना चाहिए होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 75 से लेकर 100 तक, यहाँ पर एंड लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, कौन कौन से रीजन है जो इसको 100 सेंटीमीटर तक वाटर रेनफॉल करा सके? जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा होता है। इसका इंडिया जो होता है ना, ये जैसे कि राइस में क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। सेम शुगर केन में भी ब्राजील के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन का प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉफी। इंडिया जो है, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 4%, वर्ल्ड का 4% जो वो कॉफी होता है वो सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। और इस 4% कॉफी का इतनी कम अमाउंट में होने के बावजूद इसका डिमांड जो है वर्ल्ड में काफी अधिक है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की कॉफी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, ठीक है। अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो वो
यमन वाला जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना कॉफी की सीड्स, उसका हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियली इंट्रोड्यूस बाय ऑन है, ठीक है। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस रीजन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, सॉरी इसका क्रॉपिंग किया जाता है। तो कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु, जो नीलगिरी हिल्स है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हिल्स है, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि उस वाले हिल्स पे भी कॉफी की क्रॉपिंग की जाती है। अब आते हैं टॉपिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये क्या होता है? देखिए जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 13% क्रॉपिंग इसका किया जाता है, जिसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, ठीक है, वेजिटेबल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि जो फ्रूट्स इंडिया का, जो फ्रूट्स काफी ज्यादा डिमांड में है, ठीक है, और उनका कौन कौन सा रीजन है, आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं। राइट साइड में हम लोग देखेंगे कि पी, कलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इंडिया के। और नीचे में आप लोग देख रहे होंगे कुछ फोटोज दिए गए हैं, ठीक। उसके बगल में देखिए यहाँ पर इंडिया में फ्रूट्स का, ठीक है, टोटल जितने फ्रूट्स होते हैं उसका 10% प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रबर। रबर कहाँ होता है? तो ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है। आप लोगों को हम मैप के जरिए ऐसे बता चुके हैं कि जो पूरा अर्थ होता है, जो उसका बीच में, ठीक है ना, एक बीचों बीच एक लाइन खींची तो वो क्या होता है? इक्वेटोरियल रीजन, सॉरी इक्वेटोरियल रीजन, ओके। मतलब कि वहां पर सबसे अधिक क्या होता है? धूप, सनलाइट पड़ता है। तो उसके टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और रेनफॉल, तो ये वाला वो रीजन होता है जहाँ पर सबसे अधिक सनलाइट भी पड़ता है और सबसे अधिक रेनफॉल भी होता है। तो डेफिनेटली रबर के लिए रेनफॉल अधिक चाहिए होता है। तो यहाँ पर जितना राइस का होता है ना, उसका डबल चाहिए होता है। राइस का कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, और रबर का कितना होता है? 200 सेंटीमीटर वाटर यहाँ पर फॉल होना चाहिए। इनका कुछ मेजर एरियाज है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इंडिया जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रबर प्रोडक्शन है, ठीक है। इसकी रैंकिंग 5th नंबर पे आती है। ये हुआ आपका रबर। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि रबर का यूज किस किस सेक्टर में कितनी कितनी मात्रा में किया जाता है, ओके। तो सबसे ज्यादा जो टायर्स होते हैं ना और ट्यूब्स, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इससे पहले एक स्लाइड है यहाँ पर, सॉरी यहाँ ये रहा, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है ना, ये हमारे फील्ड को, क्रॉप्स को, ठीक है ना, क्रॉप्स को अधिक से अधिक उगाया जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, सॉइल की कैसे फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाए, ठीक। तो फर्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड, सेकंड है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको PAIS भी कहा जाता है। इन चीजों को भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे देखें हम लोग, देखिए जैसे कि जो वेदर होता है ना, तो उसको हम लोग रेडियो के जरिए या फिर डेली अखबार में किसी कॉर्नर में आता है कि आज का वेदर कैसा है। नेक्स्ट क्या होता है? जो हम लोग सेटेलाइट भेजते हैं स्पेशली फार्मर्स के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल रियल टाइम का जो वेदर होता है ना, वो आपको बताता है कि हाँ इस वाले वीक में इतनी ज्यादा रेनफॉल होने वाली है, ठीक है, इस वीक में कम होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ स्टेप थे सरकार के, जो फार्मर्स के लिए लिए गए। और स्टेप्स की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि डायरेक्ट अकाउंट में DBT ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाता है, ठीक? किसी क्रॉप्स के जैसे भी सीजन हुआ आपको पैसे मिल जाता है, शायद आपके भी अकाउंट में आता हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाई हैज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन रिमेन स्टैग्नेंट और फॉल इन 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब कि जो फूड ग्रेन्स है उनका इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, क्रॉपिंग में, वो हमेशा या तो रुके हुए हैं या फिर वो पिछले 5 ईयर से फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ रीजन दिया गया है। सबसे पहला रीजन होता है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉइल इरोजन, सॉइल की फर्टिलिटी कम होना। ये सब चीजें तो हम लोग पिछले 2-3 लेक्चर से देखते आ रहे हैं, इसमें कुछ नई बात तो नहीं है। जो हाँ एक और है, वाटर की जो स्टोरेज है वो भी काफी डिक्लाइन हो रही है, हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं।
ठीक है ना। आप लोग तो काफी सारा चीजें इसका ऑलरेडी आंसर आप लोग को पता होगा कि क्या रीजंस है। और अगर कुछ नए रीजंस की बात करें तो सप्लाई, जितना सप्लाई होता है वो ना अधिक सप्लाई हो जाता है, ओके। और डिमांड जो होता है वो कम होता है। इसलिए भी क्या होता है कि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टॉप रहता है कि लोग एक साल सप्लाई अधिक हुआ, अगले साल क्या करते हैं लोग उस वाले प्लांट्स को लगाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेट उन लोगों को फार्मर्स को कम मिलता है ना। नेक्स्ट है तो फूड सिक्योरिटी नहीं है। फूड सिक्योरिटी का मतलब कब बात करें तो कि गवर्नमेंट के पास या फिर लोगों के पास मतलब कि स्टॉक नहीं है। फूड कहीं देखते होंगे कहीं खेतों में छोड़ दिया गया तो बारिश हुआ तो वो सारा फूड खराब हो गया। सरकारों के पास भी फूड जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है इस वजह से, ठीक। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है कॉटन। कॉटन के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो जो इसका फर्स्ट लाइन है ये बोलता है कि कॉटन जो है ना वो इंडिया से ओरिजिन होता है। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि अंग्रेजों ने कॉटन पे क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, कॉटन अधिक से अधिक निकलवा कर, ठीक है ना, अपने देश ले जाते थे रॉ मटेरियल को, और वहां से कपड़े बनाकर इंडिया में लाकर उसको काफी ज्यादा महंगे दामों पे सेल करते थे। ये भी रिवोल्यूशन का एक अच्छा खासा वजह था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो जो कॉटन है वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया किस रैंक पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग कॉटन में। हिस्टोरिकली, आज नहीं, हिस्टोरिकली हम लोग फर्स्ट पे थे ना। तो लेकिन एग्रीकल्चर जो स्टोरेज है, एग्रीकल्चर फैसिलिटी है, ठीक है, जैसे कि जीडीपी में इंडिया का सिर्फ कितना 20% के अराउंड कंट्रीब्यूशन होता है, ओके। और कितने लोग उस पर खेती करते हैं, 70% इंडिया का पॉपुलेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होता है। तो रैंक तो घटना ही है ना सब चीज़ों में, ठीक है। इंडिया जिस चीज़ों में अगर रैंक इतना घट रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कुछ कमी है उसमें, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। हम लोग कॉटन पे आते हैं अब। तो इसके लिए अच्छी खासी टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा रेनफॉल भी चाहिए, और जो इसका मैच्योर होने का पीरियड है वो 10 to 8 मंथ इसका होता है। ये कौन से क्रॉप के अंदर आता है तो ये खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। इसका कुछ रीजन्स है जहाँ पर कॉटन की फार्मिंग अच्छी खासी की जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र रीजन, गुजरात वाला रीजन, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। एक और चीज की बात करें तो ये कौन से सॉइल पे कॉटन की फार्मिंग की जाती है, आप लोगों को जब सॉइल पढ़ा रहे थे तो वहां भी बताए थे इसके लिए चाहिए होता है ब्लैक सॉइल। और थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉटन जो था वो कितना इम्पोर्टेंस है। हम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश रूल में, यानी जब देश जब गुलाम था, अंग्रेजों के शासक में था, तो गांधी जी ने 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह कराया था, ठीक है। तो कॉटन रिवॉल्यूशन में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो शायद आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, खत्म हो गया, ठीक है। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग फिर आएंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।